हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं डुअल एल्गोरिथम की। EIC-RP में डुअल एल्गोरिथम का टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सक्सेसर, फिजिबल सक्सेसर एंड फिजिबल डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। एडवर्टाइज डिस्टेंस क्या है, फिजिबल कंडीशन क्या है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से डुअल काम करता है, डुअल एल्गोरिथम वर्क करती है इन EIC-RP। राइट, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक टोपोलॉजी क्रिएट की हुई है। इस टोपोलॉजी क्रिएट की है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से एफडी कैलकुलेट होगी और किस तरीके से एडी कैलकुलेट होगी। एडी को आप आरडी भी बोलेंगे, एडवर्टाइज डिस्टेंस बोलिए या फिर रीडायरेक्ट डिस्टेंस बोलिए। ओके, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से सक्सेसर का मतलब आप बोलोगे बेस्ट पाथ, मींस राउटर। अगर ये R1 राउटर है और इसको इस नेटवर्क तक जाना है 192.168.10.0 नेटवर्क तक जाना है, तो R1 इसके पास ये तीन पाथ हैं। R1 इन तीन पाथ में से किस पाथ को बेस्ट पाथ बनाएगा, इसमें से कौन सा सक्सेसर होगा। राइट, तो सक्सेसर कौन बनेगा और सक्सेसर बनता कैसे। ओके, ये सारी चीजें देखते हैं। अभी हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको ये डिस्कस किया था कि एफडी किस तरीके से कैलकुलेट होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे, लैब एंड थ्योरी दोनों हैं, उन पे मैंने आपको बताया था कि भाई एफडी जो कैलकुलेट होगी, वो एफडी कैलकुलेट होने का सीधा तरीका है कि अभी लूप बैक पे जो आपका बैंडविड्थ एंड डिले है, जब ये अपडेट R3 के पास आएगा तो R3 के रिसीविंग इंटरफेस पे जो बैंडविड्थ होगी, मतलब दोनों में से जो बैंडविड्थ आ रही है और जिस इंटरफेस पे रिसीव हो रही है, उस वाले इंटरफेस पे बैंडविड्थ क्या है देखा जाएगा। रिसीविंग इंटरफेस पे जो बैंडविड्थ है, अगर वो लीस्ट है मतलब मिनिमम बैंडविड्थ है, तो वो रिसीविंग वाले इंटरफेस की बैंडविड्थ को अपडेट कर लेगा और डिले क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा। डिले ऐड कर लेगा, जो सामने से डिले आ रहा है उसमें रिसीविंग इंटरफेस पे जो डिले होगा वो डिले ऐड हो जाएगा। तो जो बैंडविड्थ और डिले R3 पे आएगी, उसके अकॉर्डिंग R3 एफडी कैलकुलेट करेगा इस नेटवर्क तक जाने के लिए। क्लियर हो गई ये बात। मैं लैब वाले पार्ट में से जस्ट पहले वाले पार्ट में आपको बता चुका हूं, ठीक, प्रैक्टिकली बता चुका हूं। अब मैं मान के चलता हूं, यहां पे सपोज करते हैं कि इस जो नेटवर्क है, इसकी जो एफडी है वो 100 है। इसकी एफडी क्या है, 100 है। अगर इसकी एफडी 100 है तो हमेशा जो नेबर से एफडी का अपडेट आता है R3 पे, तो R3 अपना रिसीव करेगा। रिसीविंग करने के बाद R3 भी अपनी कोई एफडी कैलकुलेट करेगा। तो मान लेते हैं कि R3 के पास जो एफडी है वो एफडी 200 है, तो R3 का एडी क्या होगा, R3 का एडी क्या होगा। देखो, एडवर्टाइज डिस्टेंस के बारे में आपको बात समझ में अच्छे से आनी चाहिए कि R3 का नेक्स्ट होप कौन है, R4। नेक्स्ट होप पे जो एफडी है वही हमारी एडी होगी। आपको इतना ध्यान रखना है, नेक्स्ट होप की एफडी कितनी, 100 है, तो फिर इधर एडी क्या होगी, 100। राइट, अब इधर R3 से R2 के पास एक अपडेट आएगा। R2 का जो भी रिसीविंग इंटरफेस पे अपडेट रिसीव होगा, रिसीव होने के अकॉर्डिंग बैंडविड्थ और डिले ऐड हो जाएगा। बैंडविड्थ आपका लीस्ट सेलेक्ट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग R2 भी क्या करेगा, R2 अपनी एफडी कैलकुलेट करेगा। सपोज मान लेते हैं R2 की एफडी है 300। राइट, तो बट R2 की एडी क्या होगी, इस बात को आपको समझने की जरूरत है। R2 की एडी वो होगी जो इसके नेक्स्ट होप की एफडी होगी। नेक्स्ट होप की R3 पे एफडी क्या है, 200, वो इसकी एडी हो जाएगी। डन। राइट, और वाया किसके आ रहा है, ये जो इंटरफेस होगा इसके वाया इसके पास R2 के पास अपडेट हो जाएगा। R4 से R3 के पास आ गया वाया दिस इंटरफेस, R3 से R2 के पास आ गया वाया दिस इंटरफेस। ओके, इस तरीके से एफडी की इंफॉर्मेशन अगर हम R1 के पास आया और R1 की अगर एफडी कैलकुलेट की जाए तो सपोज 400 है, और R1 की अगर हम एडी की बात करें तो आपका हो गया 200। ओके, अब ये अपडेट इधर से आ रहा था, इधर से अपडेट आ रहा था, तो सपोज मान के चलते हैं इसका जो एफडी है, इसका एफडी मान लेते हैं कि 200 है, और इसका जो एडी होगा वो एडी क्या होगा, एडी आपका जो एफडी है इसके लिए भी नेक्स्ट होप तो यही है, तो इसका एडी होगा 100। अब अगर हम वाया R5 से R1 के पास अपडेट दे, तो R1 के पास जो अपडेट आ रहा, सपोज R1 तो एफडी खुद कैलकुलेट करेगा अपनी, तो मान लेते हैं इसकी एफडी 300 है, और उसके बाद में इसका जो एडी है
वो एडी आ रहा है आपका, इसका एडी, इसका एफडी कितना है 200, वो इसका हो जाएगा एडी। नेक्स्ट हुक का एफडी, इसका एडी हो जाएगा। तो अभी आप अगर ध्यान से देखें तो मैं इन दोनों के बारे में बात करता हूं, क्योंकि इधर इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इधर डिले आपका बहुत ज्यादा है, सीरियल इंटरफेस पे डिले बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो उस वजह से ये पाथ तो अपनी राउटिंग टेबल में ऐड नहीं करेगा, राइट, ये पाथ अपनी राउटिंग टेबल में ऐड नहीं करेगा। तो अभी अगर ध्यान से देखो तो इसमें से कोई एक जिसकी आपकी एफडी क्या होगी लोअर, तो एफडी किसकी लोअर है, इसकी लोअर है 300, तो ये क्या बन जाएगा सक्सेसर, ये क्या बन जाएगा, ये वाला सक्सेसर बन जाएगा, राइट। अब आप जब इसकी अगर आपको चेक करना है कि सक्सेसर बना है कि नहीं बना है, तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस सबसे स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने बताया था, जब भी आप राउटिंग प्रोटोकॉल आप इनेबल करोगे ना, तो इनेबल करते ही ये राउटर क्या करेगा, अपने पास जो कनेक्टेड नेटवर्क है वो किसको हैंडओवर कर देगा, EIGRP को, और EIGRP आपके टोपोलॉजी टेबल में उन नेटवर्क्स की रूट्स की इंफॉर्मेशन को ऐड कर देगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है, टोपोलॉजी टेबल के अंदर आप चेक करो कि इसमें से कौन सा पाथ प्रेजेंट है, क्योंकि टोपोलॉजी टेबल चेक करने में अगर आपको लगता है कि R1 राउटर पे टोपोलॉजी टेबल चेक की, तो आपने कमांड चलाई सो IP EIGRP टोपोलॉजी, राइट। आपने इस कमांड को चलाया सो IP EIGRP टोपोलॉजी, इससे आपको दिख जाएगा कि टोपोलॉजी के अंदर तो ऑल नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन होती है, ऑल रूट्स की इंफॉर्मेशन होती है, तो टोपोलॉजी टेबल में आपको दिख जाएगा कि जो नेटवर्क 192.168.10.0/24 है, इस तक जाने के लिए कितने रूट है। तो सपोज इस तक जाने के लिए आपको टोपोलॉजी टेबल में दिख रहा है कि एक रूट है, कितना रूट है, एक रूट है, मींस किसके थ्रू जा रहे हैं, वाया 5। अगर आपको देखना है इसके थ्रू जा रहे हैं तो आप ट्रेस राउट भी कर सकते हो, R1 पे जाकर ट्रेस रूट करो और ये नेटवर्क दे दो तो बता देगा कि नेक्स्ट हुक किसको लेके जा रहा है, ठीक, अपडेट किसके थ्रू जा रहा है, इसके थ्रू भी पता कर लोगे आप, ठीक है। सो IP EIGRP टोपोलॉजी से आपको यह पता चल जाएगा कि टोपोलॉजी में इस नेटवर्क प्रीफिक्स तक जाने के लिए, इस नेटवर्क तक जाने के लिए कौन सा पाथ हमारा सक्सेसर बना हुआ है, दिख जाएगा आपको टोपोलॉजी टेबल के लिए। अब टोपोलॉजी टेबल से क्या होता है, इसमें सिंगल पाथ है, तो सिंगल पाथ है तो यही होगा पाथ इसके लिए बेस्ट वहां तक जाने के लिए। तो इस पाथ को टोपोलॉजी टेबल से कॉपी कहां कर देगा, ये राउटिंग टेबल में। तो आपको चेक करना है तो सो IP राउट करेंगे तो आपका राउटिंग टेबल चेक हो जाएगा, राइट। सो IP राउट करेंगे, सो IP राउट EIGRP करेंगे तो EIGRP से रिलेटेड दिख जाएंगे। तो इस तरीके से आपका राउटिंग टेबल के अंदर 192.168.10.0/24 वाया R5 की इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल में होगी। तो जब भी कोई इस नेटवर्क से कनेक्ट करने की बात रिक्वेस्ट R1 के पास आएगी, R1 इस पाथ के थ्रू उसको रीचेबिलिटी प्रोवाइड कर देगा, ठीक। बट सेकेंड पॉइंट, भाई R1 पे देखा जाए तो कनेक्टिविटी के लिए आपका ये भी राउटर भी तो है, तो ये तो सक्सेसर बन गया, बट ये जो पाथ है ये फिजिबल सक्सेसर क्यों नहीं बना, फिजिबल सक्सेसर क्यों नहीं बना। तो फिजिबल सक्सेसर बनना या ना बनना वो डिपेंड करता है फिजिबल कंडीशन पे। अगर फिजिबल कंडीशन मैच करेगी, फिजिबल कंडीशन मैच करेगी तभी फिजिबल सक्सेसर बनेगा, अदरवाइज फिजिबल सक्सेसर नहीं बनेगा। फिजिबल कंडीशन मैच करेगी तभी फिजिबल सक्सेसर बनेगा, अदरवाइज फिजिबल सक्सेसर नहीं। तो फिजिबल कंडीशन क्या होती है, आप इस बात को समझिए। फिजिबल कंडीशन होती है कि जो सेकेंड पाथ है, मतलब सक्सेसर के अलावा जो अदर पाथ है, दूसरा पाथ है, उस दूसरे पाथ की जो एडी है वो सक्सेसर की एफडी से कम होनी चाहिए। मतलब जो दूसरा पाथ है, फिजिबल सक्सेसर किसको बनाएगा, फिजिबल सक्सेसर उसी पाथ को बनाएगा जिस पाथ की एडी वैल्यू सक्सेसर की एफडी से कम होगी। तो अभी सक्सेसर की एफडी क्या है 300 और इधर सेकेंड वाले पाथ की एडी क्या है 200। यहां पे तो फिजिबल कंडीशन मैच कर रही, तो ये क्या बन जाएगा, फिजिबल सक्सेसर। फिजिबल सक्सेसर, ओके। तो अब देखो ये कंडीशन अगर मैच नहीं की, मतलब फिजिबल कंडीशन मैच नहीं की, तो उसमें आपका ये वाला जो पाथ है ना, दूसरा वाला पाथ, ये दूसरा वाला पाथ टोपोलॉजी टेबल में नहीं दिखाएगा।
मींस ये अगर फिजिबल सक्सेसर बना है तो इसी टोपोलॉजी टेबल में इस नेटवर्क तक जाने के लिए दो पाथ दिखाएंगे आप। इस नेटवर्क तक जाने के लिए दो पाथ दिखाएंगे कि वाया R5 भी जा सकते हो, वाया R2 भी जा सकते हो। ध्यान से समझिएगा इस बात को। इस नेटवर्क मतलब R1 पे टोपोलॉजी टेबल जब आप चेक करोगे कि मुझे 192.168.10.0 तक नेटवर्क तक जाना है तो इसकी टोपोलॉजी टेबल में एक सक्सेसर दिखेगा और दूसरा फिजिबल सक्सेसर दिखेगा। बट राउटिंग टेबल में आपको केवल और केवल क्या मिलने वाला है? सक्सेसर। ये इसका मतलब आप समझ गए कि राउटिंग टेबल में सक्सेसर की इंफॉर्मेशन होगी, फिजिबल सक्सेसर की इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल में प्रेजेंट नहीं होगी। मींस जो बैकअप पाथ है, आप इसको बैकअप पाथ भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब सक्सेसर डाउन होगा तो सारा का सारा ट्रैफिक किसके थ्रू जाएगा? फिजिबल सक्सेसर के थ्रू जाएगा। लेकिन फिजिबल सक्सेसर की इंफॉर्मेशन, फिजिबल सक्सेसर की जो एंट्री है वो आपको राउटिंग टेबल में नहीं मिलेगी। राउटिंग टेबल में हमेशा सक्सेसर ही मिलेगा। मींस अगर आप इन दोनों रूट्स को, इन दोनों ही रूट को राउटिंग टेबल में ले जाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। वो सारी चीजें हम लोग आगे बात करेंगे, राइट, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। अभी हम इतना समझ लेते हैं कि अगर सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर दोनों ही टोपोलॉजी टेबल में हैं तो टोपोलॉजी टेबल से जो बेस्ट राउट होगा मींस सक्सेसर, वो कॉपी होके कहां जाएगा? राउटिंग टेबल। ओके, ठीक। ये चीज तो आपको समझ में आ गई, सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर का रोल क्या है, राइट। इसके बाद मैंने आपको फिजिबल डिस्टेंस तो प्रीवियस में भी बताया था कि एफडी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एफडी का फॉर्मूला भी मैंने बताया 10⁻⁷ अपॉन लीस्ट बैंडविड्थ का मीनिंग क्या है, मिनिमम बैंडविड्थ का मीनिंग क्या है, ये डिस्कस कर चुके हैं। प्लस कम्युलेटिव डिले का मतलब क्या है कि जो भी टोटल डिले उसको 10 से आपको डिवाइड करना है, फिर टोटल को 256 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से आपकी एफडी कैलकुलेट होगी। ओके, तो एफडी कैलकुलेशन तो आपको पता था। एडी का आपको पता चल गया कि जो नेक्स्ट होप का एफडी है वो हमारा क्या होगा? एडी होगा। एडी और आरडी का मीनिंग सेम है, रीडायरेक्ट डिस्टेंस और एडवर्टाइज डिस्टेंस का, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब फिजिबल कंडीशन भी मैंने आपको बताया। फिजिबल कंडीशन मैंने आपको ये बताया कि जो सक्सेसर बन चुका है उसकी अगर एफडी, तो सक्सेसर यही बना है तो इसकी एफडी कितनी? 300। तो इसकी एफडी अगर 300 है तो दूसरा वाला जो पाथ है मींस पॉसिबल पाथ जो था वो फिजिबल सक्सेसर तब बनेगा जब उसकी एडी सक्सेसर की एफडी से कम होगी। तो दिख तो रहा है जो दूसरा वाला पाथ है उसकी एडी सक्सेसर की एफडी से कम है, मतलब फिजिबल कंडीशन आपकी लग गई। फिजिबल कंडीशन लग गई तो इसका मतलब उस रूट को वो टोपोलॉजी टेबल में ऐड कर देगा। ध्यान रखना, ये फिजिबल कंडीशन मैच क्यों हो रही, इस बात को समझने की जरूरत है। फिजिबल कंडीशन मैच किए बगैर उस रूट की इंफॉर्मेशन टोपोलॉजी टेबल में ऐड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर कंडीशन मैच नहीं की तो वो जो रूट है वो लूप फ्री पाथ नहीं है। जो रूट है, फिजिबल कंडीशन अगर मैच नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है कि लूप फ्री पाथ नहीं है। उन्हीं पाथ को टोपोलॉजी टेबल में ऐड करेगा जो लूप फ्री पाथ होंगे, राइट। ये बात आपको क्लियर अच्छे से समझ में आ गई है। सारे पॉइंट्स के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ओके, तो सक्सेसर, फिजिबल सक्सेसर, ये सारी चीजें। कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने बात की थी इनिशियली हेलो पैकेट के बारे में बात की थी, नहीं, हेलो पैकेट के बारे में। उसके बाद मैंने आपसे बताया था कि अपडेट का क्या रोल है, उसके बारे में भी बात कर ली थी। अपडेट में हमने ये भी बताया था कि फर्स्ट टाइम यूनिकॉस्ट करेगा। यूनिकॉस्ट करने के बाद जब भी नेबरशिप फर्स्ट टाइम क्रिएट होगी तो यूनिकॉस्ट क्रिएट होगी। उसके बाद में क्या होगा, वो अपडेट जब पार्शियल अपडेट करेगा तो मल्टी कॉस्ट अपडेट करेगा, जिससे वही इंफॉर्मेशन फिर जो चेंजेस हुए हैं वो पूरा जो आपका मल्टी एक्सेस सेगमेंट है उसके साथ मल्टीपल राउटर कनेक्ट है वो सभी पे अपडेट होना चाहिए। ये बातें हमने अपडेट पैकेट के साथ कर ली थी। उसमें ये भी बात किया था कि सबसे पहले जो अपडेट डेटाबेस वाला पैकेट दी जाएगा, सबसे पहले एम्प्टी अपडेट एक्सचेंज होंगे, उसमें सीक्वेंस नंबर एक्सचेंज होंगे, उनके एक्नॉलेजमेंट आएंगे, राइट। अपडेट के बाद एक पैकेट और की बात है। बात यह है, मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूं वो किसकी करने जा रहा हूं, मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं क्वेरी पैकेट की। हेलो की बात हम लोग कर चुके हैं, अपडेट की बात हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अपडेट जाएगा तो एक्नॉलेजमेंट भी आएगा। उसके बाद में क्वेरी पैकेट के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में हम रिप्लाई के बारे में भी बात करेंगे। क्वेरी एंड रिप्लाई का काफी बड़ा रोल है, इस बात को समझ लीजिए आप। कैसे? मान के चलते सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर दोनों है आपके पास, सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर दोनों ही है। अगर सक्सेसर डाउन होगा
तो फिजिबल सक्सेसर एज ए सक्सेसर काम करेगा, राइट। कैसे करेगा देखो, अभी आपकी राउटिंग टेबल में केवल सक्सेसर प्रेजेंट है, तो अगर सक्सेसर डाउन हुआ मतलब राउटिंग टेबल में R5 के थ्रू आप जा रहे थे, इधर से पाथ क्या हो गया, नॉट रीचेबल। तो R1 को पता है कि इसकी टोपोलॉजी टेबल में दो पाथ है, तो जो अगर ये नॉट रीचेबल है तो दूसरा वाला जो फिजिबल सक्सेसर था उसकी इंफॉर्मेशन कहां अपडेट हो जाएगी, राउटिंग टेबल में अपडेट हो जाएगी। तो सीधी सी बात है कि इसको फिजिबल सक्सेसर में से एक नया सक्सेसर मिल गया और उसके थ्रू ये सारा का जो रीचेबिलिटी है 192.168 तक अपडेट पहुंचा देगा ट्रैफिक को, राइट। ओके, अब बात ध्यान से समझिए कि मान लेते हैं सपोज सक्सेसर एंड फिजिबल सक्सेसर दोनों ही डाउन, क्या है, सक्सेसर एंड फिजिबल सक्सेसर। देखो फिजिबल सक्सेसर की तो कंडीशन थी कि बनेगा कि नहीं बनेगा, तो डिपेंड कर रहा था फिजिबल कंडीशन पे। हो सकता है कि फिजिबल सक्सेसर हो ही ना, केवल और केवल सक्सेसर हो। तब अगर भाई सक्सेसर डाउन होगा और फिजिबल सक्सेसर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये राउटर R1 यहां तक जाने के लिए क्वेरी तो करेगा। R1 के पास एक रास्ता उसको पता था वहां डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, वो रास्ता हो गया बंद, किसी रीजन की वजह से वो अनरीचेबल हो, ठीक। तो उसको दूसरे पाथ के बारे में पता है तो ठीक है, पता है तो फिजिबल सक्सेसर होगा मतलब। और अगर दूसरे पाथ के बारे में उसको नहीं पता है तो राउटर क्या करेगा, उसको डेस्टिनेशन पर तो जाना है ना, तो राउटर क्या करेगा, क्वेरी सेंड करेगा। लेकिन जो क्वेरी सेंड करेगा वो मल्टी कॉस्ट क्वेरी होगी। राउटर के साथ और भी जो कनेक्टेड राउटर्स हैं, राइट, और भी जो नेबर्स हैं, उन सब पे क्या करेगा, जो पाथ डाउन हुआ है, लिंक डाउन हुआ है, उसके अलावा अदर नेबर्स पे राउटर क्या करेगा, मल्टी कॉस्ट सेंड करेगा, क्वेरी मैसेज अपडेट करेगा, राइट। मल्टी कॉस्ट अपडेट सेंड करेगा। मल्टी कॉस्ट मैं बोल रहा हूं, यूनिकॉस्ट नहीं। क्वेरी जो होगी वो क्या होगी, मल्टी कॉस्ट होगी। जब भी क्वेरीज आएगा तो क्वेरीज आने के बाद, क्वेरी अगर गया, ये बात समझिए कि अगर इसके पास नहीं है तो सबसे पहले क्या होगा, क्वेरी जाएगा। क्वेरी हमेशा मल्टी कॉस्ट होगा 224.0.0.10। अगर क्वेरी जाएगा तो फिर एक्नॉलेजमेंट भी आएगा, ठीक। तो क्वेरी का एक्नॉलेजमेंट आएगा। एक्नॉलेजमेंट आपको पता है क्या होगा, यूनिकॉस्ट। एक्नॉलेजमेंट तो यूनिकॉस्ट ही होता है, ठीक है। अगर एक्नॉलेजमेंट आएगा, क्वेरी जाएगा, एक्नॉलेजमेंट आएगा, उसके बाद फिर क्या होगा, रिप्लाई। उसके बाद फिर क्या होगा, रिप्लाई, और रिप्लाई के बाद फिर आएगा एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। क्वेरी जाएगा और एक्नॉलेजमेंट आएगा, उसके बाद फिर रिप्लाई, रिप्लाई के बाद फिर क्या होगा, सॉरी मैं यहां पे कुछ मिस्टेक कर रहा हूं। क्वेरी गया, क्वेरी किया गया, करने के बाद एक्नॉलेजमेंट आएगा, उसके बाद में फिर रिप्लाई आएगा। एक्नॉलेजमेंट के बाद में फिर रिप्लाई भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट के जस्ट बाद रिप्लाई करेगा, और रिप्लाई के बाद एक इधर से आपका एक्नॉलेजमेंट आएगा, ठीक। तो जो रिप्लाई करेगा, जब ये क्वेरी करेगा तो क्वेरी में क्या करेगा, जब क्वेरी करेगा तो इसको पता होगा कि इस नेटवर्क तक जाने के लिए मेरे पास कोई भी पाथ नहीं है, इस नेटवर्क तक जाने के लिए मेरे पास कोई भी पाथ नहीं है। तो जो भी इसके अदर नेबर राउटर्स हैं मल्टीकॉस्ट करेगा, और जिसके पास इस नेटवर्क तक जाने के लिए अपडेट होगी वो इसको रिप्लाई करेगा। और रिप्लाई दो तरीके से हो सकता है, या पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। या तो ये कहेगा कि हमें उस नेटवर्क तक जाने के लिए हमारे पास पाथ है, या फिर बोलेगा उस नेटवर्क तक जाने के लिए हमारे पास पाथ नहीं, राइट। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो राउटर, अगर पाथ नहीं है उस नेटवर्क तक जाने के लिए, तो राउटर कहां चला जाएगा, SIA मोड में चला जाएगा, स्टक इन एक्टिव मोड। इसमें चला जाएगा, स्टक इन एक्टिव कंडीशन में चला जाएगा, राइट, स्टेट में चला जाएगा। इसमें जाएगा स्टक इन एक्टिव स्टेट। देखो यहां पे जो एक्टिव स्टेट की बात हो रही है ना, एक्टिव स्टेट का मतलब है अनरीचेबल। रिपीट कर रहा हूं मैं एक लाइन में इस बात को फिर से समझना। सक्सेसर एंड फिजिबल सक्सेसर जब दोनों ही डाउन होंगे तो राउटर क्या करेगा, एक मल्टी कॉस्ट क्वेरी अपडेट करेगा, मैसेज सेंड करेगा। मल्टी कॉस्ट जो सेंड करेगा उसका एक एक्नॉलेजमेंट आएगा। लेकिन यह भी हो सकता है कि रिप्लाई में जिससे उसने मल्टी कॉस्ट किया है जिन राउटर्स को, उनके पास आपको 192.168 तक जाने के लिए उनके पास भी पाथ नहीं था। हमने आपसे पूछा कि भाई 192.168 तक जाने के लिए पाथ क्या है, आपने कहा हमें नहीं पता। तो नहीं पता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन को जो बोलते हैं राउटर क्या करेगा, SIA में चला जाएगा, स्टक इन एक्टिव स्टेट में चला जाएगा।
अब स्टक इन एक्टिव स्टेट का मतलब क्या है? एक्टिव स्टेट की बात जब हम करते हैं तो ये करते हैं कि अनरीचेबल, और पैसिव स्टेट का मतलब होता है रीचेबल। ओके, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि हेलो अपडेट के बाद क्वेरी का क्या रोल है। ये सारी चीजें मैं आपको लैब के अंदर प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। क्वेरी पैकेट आपको दिखाऊंगा कि वो पहले मल्टी कॉस्ट करेगा, और मल्टी कॉस्ट करने के बाद आपका जो एक्नॉलेजमेंट और रिप्लाई आएगा ये सारे यूनिकॉस्ट होंगे, राइट। बट आपका क्वेरी क्या होगा? मल्टी कॉस्ट। लेकिन क्वेरी मल्टी कॉस्ट तभी करेगा जब आपका या तो सक्सेसर डाउन हुआ और फिजिबल सक्सेसर नहीं है, तो क्वेरी क्या जाएगी? मल्टी कॉस्ट। सक्सेसर डाउन हुआ और फिजिबल सक्सेसर प्रेजेंट नहीं है तो क्वेरी चली जाएगी मल्टी कॉस्ट। लेकिन सक्सेसर डाउन हुआ, फिजिबल सक्सेसर प्रेजेंट है, राइट, लेकिन फिजिबल सक्सेसर इस नेटवर्क के लिए प्रेजेंट है, फिजिबल सक्सेसर इस नेटवर्क के लिए प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा? इस नेटवर्क के लिए नहीं, जो क्वेरी भेजेगा उसमें रिलेटेड टू अदर नेटवर्क की क्वेरी भेजेगा। मतलब आप ये समझो कि हमको ये पता है कि इस नेटवर्क तक जाने के लिए हमें दूसरा पाथ पता है, राइट। इस नेटवर्क तक जाने के लिए सक्सेसर डाउन हुआ, मेरे पास दूसरा पाथ है, तो मैं जो क्वेरी करूंगा वो इस नेटवर्क की, उस क्वेरी में इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मैं ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि उस नेटवर्क से रिलेटेड ऑलरेडी फिजिबल सक्सेसर वाला पाथ हमारे पास है, तो उसकी क्वेरी में इंफॉर्मेशन नहीं भेजूंगा। क्वेरी में मैं उसी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन भेजूंगा जो जिस नेटवर्क के लिए हमारे पास फिजिबल सक्सेसर प्रेजेंट नहीं। क्लियर हो गई आपको बात? अगर नहीं क्लियर हुई, किसी तरीके का कोई डाउट आ रहा है, तो वो सारी चीजें हम जब लैब करेंगे, इसी का डिट्टो आपको मैं लैब कराऊंगा सेम, राइट। उसमें मैं आपको दिखाने वाला हूं कि सक्सेसर कैसे बन रहा है, फिजिबल सक्सेसर कैसे बन रहा है, फिजिबल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट हो रही, एडी वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो रही, सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर के रोल के बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। प्लस जो मैंने इधर एक सीरियल लिंक कनेक्ट कर रखा है, वो लिंक क्यों कनेक्ट कर रखा है उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि इधर आपका डिले इंक्रीज हो जाएगा, और जब आपका डिले इंक्रीज हो जाएगा तो मैट्रिक क्या हो जाएगी? आपकी एफडी ज्यादा हो जाएगी ना। जब डिले इंक्रीज होगा 10⁻⁷ प्लस कम्युलेटिव डिले, जब डिले बढ़ेगा तो एफडी ज्यादा होगी। तो उसको मैं आपको लैब में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किस तरीके से ये सारी चीजें काम करेंगे। यहां तक कि मैं आपको क्वेरी, एक्नॉलेजमेंट, रिप्लाई, एक्नॉलेजमेंट, ये सारे पैकेट कैप्चर करके दिखाने वाला हूं लैब के अंदर। ओके, इस वीडियो को हम लोग यहीं तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसका लैब करेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग एंड इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग EIGRP प्रोटोकॉल में किस तरीके से काम करता है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।